गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना सहाय। मैंने पिछले लॉकडाउन में चैनल तैयार किया था ताकि घर में बैठे बच्चे साइंस की पढ़ाई हिंदी मीडियम आराम से कर सके, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ना उन्हें बुक की जरूरत है। सिर्फ वो हमारे वीडियो को देखते जाए, किताब का भी काम सॉल्व हो जाएगा और पढ़ाई का भी क्वेश्चन आंसर का। ओके, इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के चैनल तैयार किया है ताकि लाइन बाय लाइन बच्चे इसका फायदा उठा सके। ठीक है। बहुत बच्चों के पास बुक्स नहीं है। जब लॉकडाउन था तो बहुत बच्चों ऐसे ही अचानक वे लोग घर चले गए थे, है ना। तो इसलिए मैं 9th 10th और 8th का वीडियो बना रही हूँ, जिसमें अभी सबसे ज्यादा 9th का हो रहा है। तो 9th क्लास का अभी चल रहा है साउंड चैप्टर। साउंड चैप्टर में मैं यहां तक पहुंच चुकी हूँ, पेज नंबर 189। अभी 189 पेज नंबर चल रहा है। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था अनुरणन, है ना। अनुरणन से ज्यादा आसान होगा आप लोग को बोलने में रिवर्बरेशन, है ना। रिवर्बरेशन बोलने में ज्यादा आसान लगेगा, या इसको कहेंगे गूंजना। कोई आवाज काफी देर तक गूंजता है ना, वाइब्रेशन जब तक होते रहता है, आवाज उतना देर तक गूंजता रहता है, उसी को हम लोग अनुरण कहते हैं। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि में जैसे आवाज गूंज रहा है, एक ही आवाज, और अनुरण की आवाज जब तक कंपन हो रहा है तब तक बार बार परिवर्तन, जिसके कारण ध्वनि बार बार सुनाई पड़ रहा है ना। तो गूंजने टाइप का, तो उसी को कहते हैं हम लोग अनुरण, गूंजना। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया था। और यहाँ के बाद अनुरण के बाद क्वेश्चन है उदाहरण 12.2 में कि एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है और उसकी प्रतिध्वनि 2 सेकंड के बाद सुनाई देती है। तो यदि ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड ली जाए तो चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी कितनी होगी। किसी खड़ी चट्टान के पास वह ताली बजाता है और उसका इको सुनाई पड़ता है 2 सेकंड के बाद। तो ध्वनि की चाल यदि 346 है मीटर पर सेकेंड, तो मनुष्य और उसके बीच की दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले हम ध्वनि की चाल कितना दिया हुआ है, 346 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेग, वेलोसिटी। ठीक है, ये निकल गया। और टाइम की कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड। तो ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, है ना। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। ठीक है। तो ध्वनि की चाल v इतना हो गया 346 मीटर पर सेकेंड, और सुनने में लिया गया समय सेकेंड हो गया 2 सेकेंड। और ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, डिस्टेंस इजकल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी हो गया 346 मीटर पर सेकेंड इंटू 2 सेकेंड, और कितना आया, 692 मीटर, है ना। इसका दूरी कितना आया, 692 मीटर। अब एक 2 सेकेंड में ध्वनि ने चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दोगुनी दूरी तय की, है ना। चट्टान और मनुष्य के बीच में दोगुनी दूरी तय की। इसका मतलब हो गया कि चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी 2d, 2 होगा। चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दोगुनी दूरी तय की, तो परावर्तित हुआ ना, एक बार आया फिर परावर्तन हुआ, प्रतिध्वनि सुनाई पड़ा। ये हो गया दोगुनी दूरी तय की, 2 गुनी दूरी तय की। इसका मतलब कि 2 है, 2d डिस्टेंस। तो बीच की दूरी हम निकालेंगे 692/2। तो इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और
यहाँ पर आएगा, इतना हमारा निकलेगा 392/2, 692 मीटर बाई 2, है ना। और जब इसको हम भाग देंगे तो ये आएगा 3, है ना, ये आ जाएगा 346, यहाँ पर 6 होगा। जब इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, और 2 को 4 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2, है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, यहाँ पर होगा 6, थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया है, 346 मीटर। ठीक है, कभी कभी प्रिंट छपने में भी गलत हो जाता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 346 मीटर। अब प्रश्न 1 है, कोई प्रतिध्वनि 3 सेकंड पश्चात सुनाई देती है, तो यदि ध्वनि की चाल 342 मीटर पर सेकंड हो तो स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच कितनी दूरी होगी। यहाँ पर क्या है कि 3 सेकंड के बाद सुनाई दे रही है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, 2 सेकंड के बाद सुनाई दे रहा था, है ना। यहाँ पर 3 सेकंड पश्चात सुनाई देती है, और यदि ध्वनि की चाल 342 मीटर पर सेकंड है, उसमें था 346 मीटर पर सेकंड हो तो स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच कितनी दूरी होगी। तो हम उसी तरह इसको निकालेंगे जैसे पिछला सॉल्व किए थे, कि चाल बराबर दूरी बटा समय, और चाल दिया हुआ है 342 मीटर पर सेकेंड, चाल कितना दिया हुआ है 342 मीटर पर सेकेंड, और टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड, और दूरी परावर्तक सतह के कारण हम यहाँ पर फिर 2D लिखेंगे जैसे यहाँ पर हमने किया था, है ना। 2D लिखेंगे तो फॉर्मूला फिर वही हम लोग लिखेंगे, दूरी बराबर चाल गुने समय। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो इसमें दूरी दिया है 342, यहाँ कितना था 346 था, यहाँ पर हम लिखेंगे 342 इंटू 3 सेकेंड, है ना। एकदम सेम है, सेम मैथ है। तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो दूरी बराबर चाल हो गया 342 मीटर पर सेकेंड गुणे 3 सेकेंड, और इसको जब कैलकुलेट करते तो आ जाता है 1026 मीटर, 1026 मीटर। यहाँ पर दूरी क्या है, परावर्तक सतह के बीच कितनी दूरी होगी वो दूरी हमको निकालना है, और प्रतिध्वनि है 3 सेकंड के पश्चात सुनाई देती है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, दूरी 2D, है ना, 2D। और फिर D निकालेंगे, जब D निकालेंगे तो हो जाएगा 1026 यानी कि 1026 मीटर, वो हो गया हमारा डिस्टेंस निकला, दूरी निकला इतना। अब हमको क्या करना है, 2D है तो हमको D निकालना है, तो D इजिकल टू 342 ms इंटू 3, इतना करने के बाद आया 1026/2, है ना। 1026/2, इसको हम काटेंगे तो आएगा 513। ठीक है, आप कॉपी में सॉल्व करके देखिएगा। परावर्तक सतह D ये 2D होगा, और गुणा करने पर 1026 मीटर आता है। 1026 मीटर को हम फिर 2 से भाग देंगे, क्योंकि 2D है, 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 513 मीटर आंसर। तो कितनी दूरी होगी यहाँ पर 513, तो है ना बिल्कुल आसान। आपको चाल बराबर
दूरी बटा समय याद रखना है, और जब दूरी निकालना है तो 4 गुने समय कर देंगे, है ना। 4 गुने समय कर देंगे, और चाल दिया हुआ रहेगा, मैथ रहेगा, चाल दिया हुआ रहेगा और समय भी दिया रहेगा, तो मुझसे उसको गुणा करना है, उसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 1। अब है कि ध्वनि के बहुल परावर्तक के उपयोग, है ना। ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग मतलब ध्वनि जो निकल रहा है और उससे जो परावर्तन हो रहा है, तो उसका कितना उपयोग भी तो है ना। हर चीज का काम भी तो आता है, हर चीज की जरूरत होती है, हर चीज का इम्पोर्टेंस है ना। हर चीज का इम्पोर्टेंस है। छोटा छोटा चीज के सुनने का, देखिए कहीं लाउड स्पीकर हो गया, हॉर्न हो गया, सदाई हो गया, आपका स्टेथोस्कोप हो गया, आला लगा से डॉक्टर लोग देखते हैं, वो सब क्या है, ध्वनि। हम लोग छोटा से छोटा ध्वनि को सुनते हैं, और इधर क्या हो गया, बड़ा से बड़ा ध्वनि को सुन रहे हैं। बड़ा से बड़ा ध्वनि मतलब ज्यादा से ज्यादा आवाज वाला क्या हो गया, लाउड स्पीकर, हॉर्न, है ना। हॉर्न, लाउड स्पीकर, ये सब ज्यादा से ज्यादा ध्वनि जो आपको लगेगा कि हमारे कान को भेद रहा है ना। वो बहुत अच्छा भी नहीं लगता, लगता है वो कान को भेद रहा है, लेकिन फिर भी ध्वनि का जो परावर्तन है उसका उपयोग तो है ही। तो अभी हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। मेगाफोन या लाउड स्पीकर, हॉर्न, तूर्य तथा शहनाई जैसे वाद्य सभी इसी प्रकार बनाए जाते हैं। ध्वनि सभी दिशाओं में फैले बिना केवल एक विशेष दिशा में ही जाती है ना, जैसा कि चित्र में दिखला रहा है। एक ही दिशा में खास करके जाते हैं, तो साउंड तो सुनाई पड़ता ही है लाउड स्पीकर का, लेकिन ऐसा बनाया जाता है कि ध्वनि सभी दिशाओं में ज्यादा न फैले, क्योंकि एक विशेष दिशा में ज्यादा हो। तो आप लोग देखते होंगे कि घर में कई फंक्शन है या कई भजन कीर्तन हो रहा है, खूब तेज तेज लाउड स्पीकर लोग बजा रहा है, इतना बजा रहा है कि फिर वो अच्छा नहीं लग के नॉइज लगने लगता है ना। ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। मान लो किसी घर में कोई पेशेंट है, या कोई पढ़ रहा हो, या किसी को उतना पसंद नहीं है, तो वहां पर क्या लगता है, लगता है कि हल्ला हो रहा है, शोर हो रहा है। तो उसमें हम लोग कहते हैं कि अरे उसका लाउड स्पीकर का जो मुंह है उसको उधर घुमा दो, उधर घुमा दो, ताकि पूरा साउंड उधर चला जाए, है ना। आप लोग भी बोलते होंगे कि लाउड स्पीकर का डायरेक्शन चेंज करो भाई, बहुत इधर आवाज आ रहा है, बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। तो एक साइड हम किसी खास डायरेक्शन में हम लाउड स्पीकर के मुंह को हम लोग घसका सकते हैं, है ना। एक साइड हम लोग कर सकते हैं। तो यही चीज है कि हॉरर में भी देखिए कितना तेज, है ना। मतलब एक साइड में इतना तेज हॉर्न बजेगा कि आपको सुनना ही सुनना है, और फिर हॉर्न सुन के आपको हट जाना। तो ये सब जो है मेगाफोन का उपयोग है ना। इसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं, देखिए मेगाफोन या लाउड स्पीकर, हॉर्न, शहनाई, वाद्य, जितना भी वाद्य यंत्र है बहुत है, इस प्रकार बनाए जाते हैं कि एक ही दिशा में थोड़ा विशेष करके आवाज हो, चारों तरफ रहे, है ना। तो उसी का चित्र दिया हुआ है, एक लाउड स्पीकर और दूसरा हॉर्न का। इन यंत्रों में एक नली का आगे का खुला भाग शंक्वाकार होता है, देखिए जो बना हुआ है इस तरह का नली में, है ना, ऐसे बना हुआ और शंक्वाकार आगे में रहता है। ये शंक्वाकार जो रहता है उस स्रोत से उत्पन्न होने वाले ध्वनि तरंगों को बार बार परावर्तित करके श्रोताओं की ओर आगे की दिशा में भेज देता है, ठीक है। यह स्रोत से उत्पन्न होने वाला जो ध्वनि है तरंगों को बार बार परावर्तित करके श्रोताओं की ओर आगे की दिशा में भेज देता है। तब तो खूब तेज हॉर्न बजता है, तो बहुत तेज आवाज आता है ना। तो ऐसा बनावट होता है इसका कि इन यंत्रों में एक नली जो होती है, नली का आगे का खुला भाग शंक्वाकार होता है, यानी कि टिप क्या आकार का, टिप डालते ना, चित्र देखिए, चित्र से ही पता चल जाएगा।
टिप के आकार का रहता है। स्रोत से जो ध्वनि उत्पन्न होता है उस स्तर को बार बार परावर्तित करता है और श्रोताओं की ओर आगे की दिशा में भेज देता है। इसलिए हॉर्न पीछे से बजता है तो आगे बहुत तेजी से सुनाई पड़ता है। फिर उसी तरह स्टेथोस्कोप क्या है? यह जिसको घरेलू भाषा में लोग बोलते हैं, डॉक्टर गला में लेकर के चलते हैं आला, उसको हम लोग घरेलू भाषा में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसको लोग बोला रहे डॉक्टर साहब क्या पा रहे, तो उसी को हम लोग कहते हैं स्टेथोस्कोप, है ना। यह यंत्र है जिससे कि हार्ट बीट और सारा चीज को पता लगाते हैं। यह एक चिकित्सा यंत्र है जो शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय तथा फेफड़ों में उत्पन्न ध्वनि को सुनने में काम आता है। और स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है ना। इसका अनुभव सबको होगा। डॉक्टर जब लगाता है कान में, उनका वायर लगा रहता है और हार्ट में या छाती में जब वो आला को या स्टेथोस्कोप को लगाते हैं तो उसका ध्वनि डॉक्टर के कान में जितना परावर्तित होता है बार बार, और वो सुनाई डॉक्टर को पड़ता है, उनके कानों तक सुनाई पड़ता है और बहुत तेज सुनाई पड़ता है, बहुत तेज, है ना। तो ये काम आता है इसमें डॉक्टर के केस में। तो स्टेथोस्कोप एक चिकित्सा यंत्र है जो शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय तथा फेफड़ों में उत्पन्न होने वाले ध्वनि को सुनने में काम देता है। इसके साथ साथ अभी डॉक्टर के यहाँ जाइए तो सबसे पहले बोलेगा अल्ट्रासाउंड कीजिए, तो अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ, है ना, हो रहा है। पूरा शरीर के अंदर का सब चीज दिखेगा, एक एक स्टेप सुनाई पड़ेगा, एक एक आवाज सुनाई पड़ेगा, घड़ आवाज सुनाई पड़ेगा, धक धक आवाज सुनाई पड़ेगा। सारे शरीर के अंदर की आवाज जो है वो आपके कानों तक पहुंच जाएगा, है ना। तो इस तरह से स्टेथोस्कोप का उपयोग होता है। ध्वनि का स्रोत, ये देखिए चित्र देखिए, ये है बड़ा बड़ा जो हॉल बनता है उसका क्या हाल होता है सो देखिए। तो यहाँ तक हो गया कि हमने स्टेथोस्कोप का उपयोग क्या है ये हमें समझ में आया। यह ध्वनि जो भी शरीर के अंदर हो रहा है, फेफड़ा और हृदय, है ना, वो आवाज आराम से डॉक्टर के कान में सुनाई पड़ती है। अब है तीसरा कंसर्ट हॉल। कंसर्ट हॉल में ये बड़े बड़े जो कक्ष होते हैं, सिनेमा हॉल होते हैं, ऑडिटोरियम है, बड़ा बड़ा जो हॉल रहता है उसकी छतें वक्रकार बनाई जाती है ना। उसकी छतें जो है इस तरह से बनाई जाती है, इस तरह से आधा गोलाई टाइप का लगेगा। तो जिसमें कि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए। सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार से बनाई जाती है ताकि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए, जैसा कि चित्र 12.14 में दर्शाया गया है ना। कर्व टाइप का है, ऐसे है, ऐसे थोड़ा सा कर्व है, वक्र के आकार का है। तो इसमें क्या होता है कि सभी आवाजें परावर्तित होकर के परावर्तन के बाद ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाता है। कोना कोना तक आवाज जो है टकरा टकरा के पहुंच जाता है ना। तो हर कोना तक वो आवाज पहुंच जाएगा, परावर्तन होगा तो आवाज चारों तरफ फैल जाएगा। तो ये है सम्मेलन कक्षी वक्रकार। आप तो देखिएगा, अभी तो आप लोग बहुत घूमिएगा, बहुत जाइएगा, सिनेमा हॉल तो देखे ही होंगे, लेकिन बड़ा बड़ा जो हॉल रहता है जहाँ सभा होते रहती है, वहाँ स्पेशली जो बनता है ऑडिटोरियम हॉल, जिस तरह का भी रहा, कुछ प्रोग्राम का रहा और सभा का रहा, तो ऐसे ही हॉल रहता है ताकि परावर्तन के बाद पूरे हॉल में आवाज गूंज जाए, मतलब फैल जाए और हमको सुनाई पड़े, है ना।
अब है एक क्वेश्चन कि कंसर्ट हॉल की छतें वक्राकार क्यों होती है ना? कंसर्ट हॉल की छतें वक्राकार क्यों होती है? तो ये इसलिए होती है कि कंसर्ट हॉल या सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती है ताकि परावर्तन के बाद, अभी जो हमने कहा वही इसका आंसर होगा, कि परावर्तन के बाद समान रूप से पूरे हॉल में आवाज फैल जाए, है ना? ध्वनि जो है वह समान रूप से पूरे भाग में, सभी भागों में हॉल के पहुंच जाए और आवाज स्पष्ट सुनाई दे। आवाज जो है स्पष्ट सुनाई दे, इसलिए कंसर्ट हॉल की छतों को वक्राकार बनाई जाती है। ठीक है यहाँ तक? अब है 12.4 में शब्दता का परिचय। शब्दता यानी कि सुनने की जो क्षमता होती है उसकी सीमा कितनी है ना? शब्दता मैंने सुनना, तो उसका परिसर कितना तो हम सभी आवृत्ति की ध्वनि को नहीं सुन पाते हैं, है ना? हम लोग सभी आवृत्ति की ध्वनि को नहीं सुन पाते हैं। मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर यानी कि सुनने की सीमा, इसका लिमिटेशन है लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, है ना? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड, 1 साइकिल पर सेकेंड। तो 20,000 हर्ट्ज तक होता है, तो हम लोग उतना ही बीच में सुन पाते हैं। लेकिन 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे, जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, बच्चे तथा कुछ जंतु जैसे कुत्ता, बिल्ली, ये लोग 25 किलो हर्ट्ज तक भी ध्वनि को सुन लेते हैं। जैसे हम लोग का है कि क्षमता का सीमा 20,000 तक है, 100 ऊपर में हम लोग नहीं सुन पाएंगे, लेकिन छोटे बच्चे या कुत्ता या और कुछ जंतु है, बिल्ली वगैरह, वो 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। तो जो जो व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ता जाता है, उनके कान उच्च आवृत्तियों के लिए कम सुग्राही होते जाते हैं। जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ते जाता है तो उनका कान जैसे उच्च आवृत्तियों, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए कम सुग्राही होते जाते हैं और फिर ये इतना ही कितना ही बीच में सुन पाते हैं। 20,000 हर्ट्ज से कम की ध्वनियों को नहीं सुन पाते हैं, है ना? और जब बच्चे रहते हैं तो कुछ ऊपर तक सुन लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका एज बढ़ता जाता है, उच्च आवृत्तियों के लिए कम सुग्राही होने लगता है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति के ध्वनियों को बोलते हैं अवश्रव्य ध्वनि, इंफ्रा। क्या बोलेंगे? अवश्रव्य ध्वनि यानी कि इंफ्रा। और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर जो ध्वनि होती है उसको बोलते हैं अल्ट्रा, है ना? अल्ट्रासोनिक। तो ये है अवश्रव्य यानी कि इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक इसको बोलेंगे, इसके नाम को याद रखिएगा। तो ये ध्वनि को सुन पाते हैं, हम किसी लोलक के कंपनों को उसी प्रकार सुन पाते हैं जैसे कि हम किसी मक्खी पंखों के कंपनों को सुन पाते हैं, है ना? यदि हम अवश्रव्य ध्वनि को सुन पाते, 20 से कम हर्ट्ज वाले ध्वनि को यदि सुन पाते, तब तो हम किसी लोलक के कंपन और उसी प्रकार सुन पाते जिस प्रकार के हम किसी मक्खी पंखों के कंपनों को सुन पाते हैं ना। मक्खी का जो उसका जो पंख कंपन होता है उसको हम सुन पाते हैं जब हम अपशब्द ध्वनि सुन पाते तो। राइनोसिरस जो है, राइनोसिरस गैंडा, वो 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन लेता है। 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की अवशब्द ध्वनि का उपयोग करके संपर्क स्थापित करता है। व्हेल तथा हाथी अवशब्द ध्वनि परिसर की ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। व्हेल
तथा हाथी अश्रव्य ध्वनि परिषद की ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। यह देखा गया है कि कुछ जंतु भूकंप के पहले परेशान हो जाते हैं। भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति की अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं, है ना, जो संभवतः जंतुओं को सावधान कर देती है और 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि कहते हैं। और इनको लोग कौन सुन पाते हैं? डॉल्फिन, चमगादड़, पोरपाई जैसे जंतु पराध्वनि उत्पन्न करते हैं, है ना। फिर से एक बार सुन लीजिए। 5 हर्ट्ज की आवृत्ति को अपश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके संपर्क स्थापित करता है। व्हेल तथा हाथी अपश्रव्य ध्वनि परिषद की ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। कुछ जंतु है उनको भूकंप आने से पहले उनको पता चल जाता है और वे विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वे बोल नहीं पाते हैं, लेकिन उनके हाव भाव से पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है, चाहे किसी तरह का लहर आने वाला है ना, कुछ होने वाला है, प्राकृतिक घटना, तो जंतुओं को पता चल जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। पहले जमाने में लोग नाव जहाज लेकर लोग चलते थे पानी में, कुछ जंतु को भी लिए चलते थे, कुछ बर्ड्स को भी ऊपर में बांध के रखते थे और कुछ जंतु को अपने साथ रखते थे, ताकि वे किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी घटना आने के पहले वो चिल्लाना शुरू करते थे और अपना एक्टिविटी शुरू कर देते थे। तो इससे क्या होता था, चलाने वालों को, अब ना इतना बड़ा बड़ा जहाज हो गया, पहले क्या था, पहले तो नाव से ही आदमी जाता था, तो कुछ जो भी जंतु रहते हैं उनकी एक्टिविटी से लोग को समझ में आ जाता था कि आगे तूफान है या कुछ घटना होने वाला है या कुछ लहर आने वाला है, तो वे लोग किनारे लग के शांत हो जाते थे। तो इससे क्या हुआ, ये लोग अपश्रव्य ध्वनि को सुन लेते थे, तो इससे मनुष्यों को फायदा हुआ, हम लोग को फायदा हुआ जंतु की एक्टिविटी से, है ना। तो आज हम यही तक रहने देते हैं, अपश्रव्य ध्वनि तक। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में अल्ट्रासाउंड के बारे में, पराध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि के बारे में बतलाऊंगी। ठीक है, उम्मीद है कितना समझ में आ गया होगा, और नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। मैं हर चैप्टर के लास्ट वीडियोज में आपका क्वेश्चन आंसर आता है ना, बहुत बच्चे पूछते हैं मैम इसका क्वेश्चन आंसर कहाँ, तो हर वीडियो जैसे कंप्लीट होता है मेरा पढ़ाने का काम, 2-3 वीडियो में केवल क्वेश्चन आंसर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ये सब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।